हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त? पिछले लेक्चर में बात कर ली थी मोलिकुलरिटी की, और आपके बात कर ली थी अपनों ने मोलिकुलरिटी के साथ साथ किसकी बात करती है स्टूडेंट? मोलिकुलरिटी की बात करी सर आपने। फिर उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग कैटालिस्ट, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की बात करी। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन घट जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। टेम्परेचर की बात करी, तापमान दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग स्टूडेंट क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, ये होंगे इनमें संबंध। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट एक रिएक्शन की, फिर उसके बाद में रिएक्शन के बाद में अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देखेंगे। और सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और रेट लो की। रेट लो की अब देखिए स्टूडेंट, ये रेट लो, पहले तो ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर शाई वाली डब्बी है क्या नहीं। शाई वाली डब्बी होगी तभी आप उसमें आगे पढ़ाएंगे। ये है शाई, ठीक है, ये मार्कर में शाई डेवलप कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अपने चैप्टर बचेंगे इसके बाद में दो। कितने चैप्टर बचेंगे दोस्त? सिर्फ दो चैप्टर बचेंगे। ठीक है, दो चैप्टर बचेंगे स्टूडेंट। इस दो चैप्टर के बाद स्टूडेंट आप कमेंट करके बताइए कि आपको 11th का करना है या फिर मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, जिसमें अपन सोर्स डालेंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे वैसे कर लेंगे। अगर आपको 11th का करना है स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करवा दी जाएगी। यहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करवा दी गई है। ठीक है, जो प्रश्न आने हैं, जो आएंगे वही प्रश्न हो गए स्टूडेंट। अगर नोट्स पढ़ोगे, मेरे कराए हुए क्वेश्चन पढ़ोगे, तो स्टूडेंट गारंटी है अपनी आपके नंबर 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, और वो बाकी आपके लिखने पे डिपेंड है। ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो बाहर चला जाए। आरबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, सीबीएसई में तो स्टूडेंट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सारा करवाया सीबीएसई में। और इसमें सीबीएसई में प्रश्न है जो आपके फॉर्मूले के द्वारा हो जाएंगे। अब अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और आपके थर्ड ऑर्डर। मैंने बताया था आपको जीरो ऑर्डर भी एक रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली थी, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि के लिए जो यूनिट होगी वो क्या कौन सी होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसके लिए कौन सी यूनिट होगी? अब देखिए, जितनी भी नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन वाली अभिक्रिया होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं इसकी बात करूं तो रेट समानुपाती क्या होता है? रिलेशन के समानुपाती आर नोट। जीरो ऑर्डर है इसलिए कंसंट्रेशन जीरो होती है, तो यहाँ पर रेट किसके इक्वल आ जाएगी? रेट इक्वल हो जाएगी के। ठीक है सर, रेट के इक्वल आ गई। आर नोट का मतलब एक होता है, किसी घात जीरो है तो उसका मतलब एक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन रेट इक्वल टू के। रेट के इक्वल आ गया। अब बताओ रेट क्या होती है? रेट होती है सर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी जितना भी उसकी सांद्रता है अभिकार्य के उत्पाद की, उसमें कितना समय लगा है। ठीक है, यहाँ पर मैं रेट को लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यहाँ पर के है। यहाँ पर क्या स्टूडेंट? के है। अब के का मान क्या आ गया स्टूडेंट? के का मान क्या आ गया? के इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक होता है, यहाँ पर भी एक होता है। इसको ऐसे ले जाओ या इसको ऐसे ले जाओ, तो के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। तो ये के क्या क्या होता है स्टूडेंट? ये कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? कंसंट्रेशन इक्वल होती है सर मोल अपॉन लीटर। तो इसको मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन यहाँ पर है तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, यानी टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम यहाँ पर सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स में लिया जाता है। ठीक है, मिनट में लिया जाता है, तो ये टाइम इनवर्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स यानी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हो गई स्टूडेंट प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक,
या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक है उसकी यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट हो गई, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है रेट, तो रेट कंसंट्रेशन मोल अपॉन लीटर होती है, मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम करेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल ऊपर रहेगा, लीटर है ऊपर चला जाएगा, इंटू टाइम है, टाइम उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के को इधर ले आओ, के इंटू टाइम इंटू कंसंट्रेशन, इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कर देता हूँ, रेट के अब की बार एक आएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के R1 है, तो अब की बार क्या आ जाएगा, के और R डैश, ये कंसंट्रेशन आ जाएगी, इसको मैं कंसंट्रेशन कह सकता हूँ, तो रेट के आर डैश के इक्वल आ गई, आर डैश भी एक प्रकार की कंसंट्रेशन है, तो के साथ में क्या आ गया स्टूडेंट, कंसंट्रेशन होगी ना, ध्यान से देखो, रेट है, रेट के है इंटू इससे कंसंट्रेशन है ये, तो ये सर कंसंट्रेशन आपकी, ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, इसको मैं कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, ये टाइम है, यहाँ पर के है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, के को इधर ले आओ, बात एक ही स्टूडेंट, के को इस टाइम के साथ है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के का मान निकालना है, तो पहले से अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को इस कंसंट्रेशन के साथ डिलीट कर सकते हैं, या तो वैसे कर दो या वैसे कर दो, भाग में कर दो, यहाँ पर बराबर जो भी चीज होती है स्टूडेंट, ये और ये आपस में कट सकती है, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन गई, तो यहाँ पर क्या बचा, वन अपॉन टाइम और के, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, वन अपॉन टाइम इंटू के, ये वन होगा, के इक्वल टू टाइम इनवर्स आ जाएगा ना, अरे ये देखो इसके साथ है के इंटू टाइम इनवर्स, के इक्वल है, के इक्वल टू टाइम इनवर्स आ जाएगा, और के इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, तो ये आ गई यूनिट सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स की, दो नंबर यूनिट, कितनी आ गई, दो नंबर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगी वो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स में होगी। टाइम भी उड़ा दिया सर, क्या कर दिया अपनों ने, टाइम भी निकाल दिया, क्या निकाल दिया, टाइम भी अपनों ने निकाल दिया, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हुई, प्रथम कोटि अभिक्रिया की भी आपके पास क्या आ गई, रेट आ गई, प्रथम कोटि अभिक्रिया की भी क्या आ गई, रेट आ गई। ठीक है स्टूडेंट, जिसको बराबर में निकालना है उसको इधर नीचे ले जाओ, इस प्रकार से, या तो इसको इधर काट दो या बराबर करके इसी गुणा को इधर काट दो स्टूडेंट, बात एक किया। अब देखिए स्टूडेंट, आपके द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट है, आर की आपके बार रेट की स्क्वायर होगी, के रेट की स्क्वायर होगी स्टूडेंट, यहाँ पर कंसंट्रेशन स्क्वायर कह सकता हूं मैं, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन के इंटू कंसंट्रेशन स्क्वायर। अब बताओ, ये स्क्वायर है, रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन लीटर, वो बात ही बात स्टूडेंट, के इंटू कंसंट्रेशन स्क्वायर, पहले यहाँ पर आओ आप, अपॉन टाइम, यहाँ पर टाइम चलते हैं साथ में, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन, यहाँ पर वन अपॉन टाइम, यहाँ पर कंसंट्रेशन एक बची है, तो वन अपॉन टाइम, वन अपॉन टी लिख दो, के इंटू कंसंट्रेशन के कितनी बची है, एक बची है, कंसंट्रेशन बची है सर। अब बताओ, के को मेरे को रेट काटनी है, जो भी किसी के गुना में होता है वह यहाँ पर भाग में आता है, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, के इक्वल टू वन अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन। अब बताओ कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन को खोल सकते हैं, वन अपॉन टाइम इंटू मोल अपॉन लीटर, अब ये लीटर ऊपर चला जाएगा, तो के इक्वल टू, ये है सेकंड है, सेकंड है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मोल, मोल है, अब ये लीटर इनवर्स होगा, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर सेकंड, वन अपॉन है, ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में स्टूडेंट,
जो भी स्टूडेंट इसके इसके नीचे है वो इसके नीचे रहता है, और एक और है इसके नीचे, वो जाके इसके ऊपर होता है। तो टाइम इनवर्स मोल है स्टूडेंट, ये मोल, लिटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये ऐसे होते हैं स्टूडेंट। देखो ए अपॉन बी है और बी अपॉन ए है, या सी अपॉन ए है। देखो ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर करें तो ये ऊपर जाता है और ये इसके साथ गुणा में आता है। बात ये है स्टूडेंट, ठीक है, यही बात है स्टूडेंट, और यही होता है स्टूडेंट। ये भी ऐसे ही लिखा है, यानी इसके बट्टे में ये है, बट्टे में इसके बट्टे में एक है स्टूडेंट, जितना भी एक है तो अपने पता ही है सारे का सारा इसके बट्टे में है, तो ये भी इनवर्स में है, तो मोल, लिटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये होगा स्टूडेंट। मोल, लिटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये होगा स्टूडेंट। टाइम की वैल्यू लिख दी, लीटर की लिख दी और सेकंड लिख दी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैं रेट लो की बात करता हूँ। रेट लो है स्टूडेंट, कल भी बताया था लेकिन आप फिर से बता रहा हूँ, परिभाषा भी लिखा रहा हूँ। रेट लो, दर नियम, दर नियम, दर नियम, रेट लो, यह नियम, यह एक गणितीय संकारक या एक्सप्रेशन है, यह एक गणितीय संबंध है, गणितीय संबंध है जो यह बताता है, जो यह बताता है कि, यह बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रताओं का योग होता है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता दर नियम से, दर सांद्रता की दर कैसे प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होती है, अभिकारकों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, क्योंकि अभिकारक बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट। अभिकारकों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, या घातांकों का योग होता है, या इसमें अपन क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, यह स्टाइक्योमेट्रिक, यह बताता है कि किसी अभिक्रिया में उसकी घात, अभिकारकों की सांद्रता की घात, अभिकारकों की सांद्रता की घात, सांद्रता की घात उसके समानुपाती हो भी सकती है और नहीं भी, उसके समानुपाती, उसके समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तथा नहीं भी, तथा नहीं भी। अब देखते जाना स्टूडेंट, ये क्या बोला है, यानी उसकी घात समान हो सकती है और नहीं भी। स्टाइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वह कोफिशिएंट जो किसी अभिकारक उत्पाद दोनों में या तो मोल बताएंगे या उसके अणु बताएंगे, या तो मोल बताते हैं या अणु की संख्या बताते हैं, ये किसी अभिकारक या उत्पाद के आगे जुड़े होते हैं। आज ये भी डर दूर कर देता हूँ, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या है पता चल जाएगा। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, क्योंकि जो स्टूडेंट बच्चों को नहीं आता है वो नहीं आता है भाई, क्या है वो आता है, क्योंकि अपना 11th कमजोर रहा है। तो ये 11th के फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट ये साइकोमेट्रिक गुणांक, मैंने एक रिएक्शन लिखी 2a+3b बन के 4c बन रहा है। अब यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक गुणांक पूछा है, तो यानी किसी अभिक्रिया, किसी अभिकारक के, किसी उत्पाद के जो आगे लगे होते हैं वो उसकी मोल हो सकते हैं, ये उसके मोल भी हो सकते हैं, या उसके, या तो उसके मोल हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल है या मोल है, ये है। तो यहाँ पर ए का 2 है स्टाइकोमेट्रिक गुणांक, बी का 3 है और सी का 4 है। और दर नियम कहता है इन स्टाइकोमेट्रिक गुणांक को अपन घातांकों के रूप में लिख सकते हैं, यानी मैं यहाँ पर, और इसमें केवल अभिकारक लिया जाता है, तो के समानुपाती में लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ए की घात 2 है और बी की घात 3 है।
जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है उस दर नियम के अनुसार अपन ये लिख सकते हैं। रेट है ये स्टूडेंट के इक्वल टू के ए स्क्वायर। रेट लिख सकता हूं मैं इस प्रकार से स्टूडेंट, केवल अभिकारक लिखे जाएंगे। ये है स्टूडेंट मेन लफड़ा, ये आना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, फिर फैक्टर अफेक्टिंग मैंने बताया नहीं क्या। ठीक है स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट लो, दर नियम को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग रेट, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। रेट कांस्टेंट को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। रेट लो, लो ही लिख देते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आता है रेट लो में, सबसे पहले रेट कांस्टेंट में आता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। 2 नंबर पे आते हैं स्टूडेंट आपके अभिक्रिया की दर कम व ज्यादा। अभिक्रिया की दर कम व ज्यादा, कम व ज्यादा। ठीक है, 2 नंबर पे आता है सांद्रता, कंसंट्रेशन, कंसल्ट टी आर ए टी आई एन, कंसंट्रेशन सांद्रता। ये क्या प्रभाव डालते हैं। 3 नंबर तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी विक्रिया को करवा लेना, प्रैक्टिकल करोगे तो वह विक्रिया जल्दी होगी। तो टेम्परेचर क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन तेज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, रिएक्शन की दर बढ़ा देता है। और कंसंट्रेशन का प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट देखिए। स्टूडेंट ये सांद्रता है ना, सांद्रता देखिए स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन से शो हो जाएगा ये रेट को किस प्रकार से डिवाइड। रेट है समानुपाती होती है स्टूडेंट कंसंट्रेशन के, सीधी सी बात बोलूं ये कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है। अब बताओ मेरे को, अगर रेट मैं अगर इसको दुगना कर दूं तो ये भी दुगना होगा स्टूडेंट, रेट भी क्या होगी, दुगनी होगी स्टूडेंट। दुगनी गति सांद्रता है तो ये भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सांद्रता में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच टक्कर बज जाती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, यहाँ पर पता चल रहा है। तो सांद्रता बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगी, सांद्रता इंक्रीज होगी तो रेट भी इंक्रीज होगी। रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी स्टूडेंट, मेन ही है। सांद्रता बढ़ाएंगे रेट भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन, अगर टाइम बढ़ा देंगे तो रेट क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। सांद्रता घटती है टाइम के साथ, बताया था। और किसकी घटती है, रिएक्टेंट की सांद्रता घटती जाती है, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट घट जाएगा। और यहाँ पर अपन रेट लो में बात ही रिएक्टेंट की करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेने वाला हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज ये करेंगे स्टूडेंट, ये करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जिसकी कोटि शून्य होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जिसकी कोटि शून्य होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसका बेस रखूंगा पहले, फिर आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपनों ने रेट लिखी थी के बराबर, यहाँ पर रेट इज इक्वल टू लिखा था मैंने, रेट लिखा था के इज इक्वल टू आर नोट, ये लिखा था। ये रेट इसका एक्सप्रेशन है, इसको रेट को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। पहले देखो, माना कोई रिएक्शन ए से डायरेक्ट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जाती है, वही रिएक्शन इसमें ली जाती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल हो। सभी अपने जो काइनेटिक पढ़ रहे हैं उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन ली जाती है, एक ही मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ए प्लस बी नहीं, एक ही, एक से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना रहा है। तो मेरे को एक बताओ स्टूडेंट, टी बराबर 0 टाइम है, उस समय रिएक्टेंट क्या था, टी बराबर 0 टाइम था। टी बराबर कितना था, प्रोडक्ट तो सर 0 था, और रिएक्टेंट कितना था सर, ए नोट था, सांद्रता थी, सांद्रता ए नोट, ये ए नोट सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता बोल सकता हूँ स्टूडेंट में इसको, सांद्रता। और ये मोल है, ये मोल बनेंगे, ये सांद्रता है। टी टाइम पश्चात मैंने देखा कि इसमें से कोई एक्स मोल था वो घट गया, और यहाँ पर सर घटकर आपके एक्स प्रोडक्ट बन गया। एक्स मोल तो गया और एक्स प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए टी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए टी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए टी, टी टाइम पश्चात जो सांद्रता है वो कितनी होगी,
ए नोट माइनस एक्स की इक्वल होगी। ये काम आएगी। एक नंबर प्रारंभिक सांद्रता में से एक घटा तो टी टाइम पश्चात जो सांद्रता होगी वो ए नोट माइनस एक्स के बराबर होगी। ये काम आएगी। अब यहाँ पर एक ये जो एक्सप्रेशन है ये भी काम आने वाला है। अगर मैं इसको रेट इक्वल टू के आर नोट लिखूं तो यहाँ पर रेट इक्वल टू के हो जाएगी। और इस समीकरण के माध्यम से अपने को पता चल रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी इसमें स्टूडेंट सांद्रता है ही नहीं तो करेगी कहाँ से भाई। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है और रिएक्शन रेट होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, निर्भर नहीं करती है। तथा इसमें 2 नंबर बात ये आएगी, ये कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट हो गई, यानी ग्राफ आएगा इसका रेट और के बीच में बना दूंगा। इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया का स्थिरांक होता है वह दर के कांस्टेंट स्थिर होता है या अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट के इक्वल होती है। यानी रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसमें रेट कांस्टेंट रहता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना तो बढ़ती है ना घटती है। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, ये सवाल पूछा जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया। इसका ग्राफ बना देता हूँ। कंसंट्रेशन है सर, के है, ये टाइम है। हाँ मैंने बताया आपको कंसंट्रेशन ऑफ टाइम के बीच में ये रिलेशन आता है स्टूडेंट। ये है 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब भी ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। यानी टाइम कोई भी फर्क नहीं पड़ता, टाइम कितना ही जाओ अपने तो क्या आ जाएगी रेट, ये सांद्रता के बीच में, और टी टाइम ये रेट। ठीक है स्टूडेंट, ये सॉरी टाइम नहीं आएगा, रेट कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन के बीच में क्या आएगा उसमें, यहाँ पर रेट के बीच में खींच रहे हैं ना, रेट की बात कर रहे हैं, ये रेट है यानी वो के है, जो रेट है वो के की इक्वल है। रेट और सांद्रता के बीच में, ये सांद्रता है स्टूडेंट, ये जीरो तो यू ही है, रेट तो इसके इक्वल है। रेट और जो सांद्रता है, रेट और कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ए नोट के बीच में ग्राफ खींचे तो जीरो आएगा। ये है स्टूडेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये है स्टूडेंट। इसके द्वारा देखो ये रेट के बराबर है बात है, लेकिन जीरो किसकी हुई है, के की। तो यहाँ पर ये जितना भी ग्राफ खींचे वो जीरो आएगा। रेट और कंसंट्रेशन वो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ आता है, वो बताऊंगा। पहले इतना उतारो स्टूडेंट, इतना उतारो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये इसके आगे आपको क्या करना है और कैसे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब मैंने ये समीकरण क्यों बढ़िया मानी है और इसको क्यों है ये क्यों लिखा स्टूडेंट, इस समीकरण से अपना सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं, 80 इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर 1 है। इसको पढ़ा रहने दो, छेड़ो ही मत, एक बार मत छोड़ो इसको, फिर बताऊंगा कब छेड़ना है। अब यहाँ पर मैंने रेट इक्वेशन लिखी थी, रेट इक्वल टू के आर नोट, तो रेट इक्वल टू क्या आ गई थी, रेट इक्वल टू आई थी के। माना एक रिएक्शन है, ए से पी जा रही है स्टूडेंट। अब यहाँ इसके लिए रेट लिखनी है अपने को, रेट कांस्टेंट लिखना, तो क्या लिखेंगे, मैं इसके रेट लिख देता हूँ स्टूडेंट। इसके लिए लिखूंगा मैं डी ए अपॉन डी टी, पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, यानी एक रिएक्टेंट है वो आसानी से बन गया है, उस पर कोई औसत टाइम नहीं है। ये डी ए अभिकारक बराबर प्लस
dp अपॉन dt, dp अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर रेट है k और r नोट, k और r नोट, r नोट है, यही बात है। अरे इसकी रेट ऐसे लिखे जाएगी ना, रेट का एक्सप्रेशन लिखा मैंने, रेट कैसे लिखेंगे इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन पी के लिए अलग अलग लिखूं या एक लिखूं, बात तो एक ही है। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अपन जब भी व्यंजक लेते हैं रेट का, तो अपन सिर्फ इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, रेट लेते हैं किसकी, अभिकारक की, और इसके साथ लेते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, रेट है तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कर सकता हूं मैं के और आर नोट, के आर नोट, के आर नोट ले सकता हूँ या के लिख सकता हूँ, आर नोट एक हो गया, के हो गया। अब बताओ इसका मैं अवकलन करूं तो यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा स्टूडेंट, सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता 0 थी, ए नोट से 80, यानी निम्न सीमा से उच्च सीमा, समाकलन करते हैं तो निम्न सीमा लिखते हैं और उच्च सीमा डी ए अपॉन डी टी करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका आएगा स्टूडेंट अवकलन डी ए, और के का है स्टूडेंट इसका आएगा के सापेक्ष अवकलन करेंगे स्टूडेंट 0 से टी के सापेक्ष, प्राथमिक सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इसका आएगा स्टूडेंट के डी टी, के डी टी होगा इसका अवकलन। पहले यहाँ पर इसका समाकलन किया, डी अपन डी टी का डी ए के साथ होगा समाकलन, और के का साथ कोई भी कांस्टेंट ना हो तो अपन के डी टी के साथ समाकलन करते स्टूडेंट। बायो वाले बच्चों को रटना पड़ेगा, हम बायो बैकग्राउंड से हैं, और जो मैथ वाले हैं उनको पता है समाकलन इंटीग्रेशन ऐसे होता है। अब इसकी प्राथमिक सीमा निम्न सीमा में लिख सकता हूँ डी ए अपॉन डी टी, इसके क्या है प्राथमिक सीमा, और निम्न सीमा को अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक ही रेट के साथ लिखा, तो अपन सबसे पहले अपन क्या लिख सकते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा। सबसे पहले अपन उच्च सीमा लगते हैं, पहले तो यहाँ पर निम्न आती है फिर यहाँ पर उच्च, तो यहाँ पर उच्च सीमा ये है 80 माइनस ए नोट बराबर, ये है स्टूडेंट उच्च सीमा निम्न सीमा, यहाँ पर अपनों ने उच्च सीमा लिखी है तो के टी माइनस 0 इस प्रकार से लिखी जाएगी, ये इस प्रकार से लिखी जाएगी के टी माइनस 0, टी में से 0 घटाओ 0 बचेगा सर, माइनस ए टी, इसको छोटा लिख दो, ए टी माइनस ए नोट को भी छोटा लिख दो, ए नोट इक्वल टू, ये के है स्टूडेंट, के टी के इक्वल आ गया। अब बताओ स्टूडेंट ये ए टी का मान, ये समीकरण नंबर 2 दो, समीकरण नंबर 2, देखो यहाँ से यहाँ तक आया, समीकरण नंबर 2 दी, इस समीकरण नंबर को मैंने क्या दिया, 2 अंक दिया। अब इसको मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, अरे क्या कर सकता हूँ, इसको माइनस का था, माइनस 80 माइनस ए नोट, माइनस 80 माइनस ए नोट, इसको और सरल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो सर, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए नोट माइनस 80 बराबर ए नोट माइनस 80 इक्वल टू के टी, ये लिख सकते हैं ना, ए नोट माइनस 80 इक्वल टू के टी, और यहाँ पर मैं यहाँ पर के का मान भी निकाल सकता हूँ, अरे के का मान निकाल सकता हूँ ना मेरे भाई, ए नोट माइनस 80 अपॉन, यहाँ पर के का मान निकालना तो टी, ये इसके मल्टीप्लाई में इसके भाग में आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 लो, समीकरण नंबर 3 लो, कुछ नहीं किया स्टूडेंट, ये माइनस का तो अभी भी माइनस का है, ये ए नोट है ये माइनस का था, ये पहले किसका था माइनस, ये बार माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, ऐसा लिखा है। अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण 1 का मान रखेंगे, ये देखो ये समीकरण 3 में 80 की जगह 80 का मान समीकरण 1 से रखने पर इसका मान रख दो स्टूडेंट, डेरिवेशन आता है स्टूडेंट 4 नंबर का, मान रखोगे 80 पे तो 80 का मान रखना है अपने को, ए नोट की जगह 80 का मान, तो के इक्वल टू, यहाँ पर 80 का मान तो अपने पास पड़ा है, बराबर की पड़ा है, तो ए नोट है, ए नोट को ए नोट लिखो माइनस 80 की जगह ए नोट माइनस एक्स अपॉन टी, ए नोट माइनस एक्स अपॉन टी, ए नोट एक्स अपॉन टी, ये लिख दिया।
अब बताओ स्टूडेंट, ये वही कहानी आ गई, प्लस का ए नोट, ये ए नोट कट जाएगा, प्लस का ए नोट और ये ए नोट कट जाएगा। अब ये इस प्रकार से आ जाएगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का, और ये देखो ये है स्टूडेंट के इक्वल टू एक्स बाई टी आ गया। क्या आ गया? के इक्वल टू एक्स बाई टी आ गया, के इक्वल टू एक्स बाई टी आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी मान रखते तो स्टूडेंट 80 का मान रखते तो पहले माइनस रहता, यहाँ पर 80 का मान रखते तो ए नोट का मान रखना था, तो माइनस वो अंदर वाला अब भी प्लस का हो गया स्टूडेंट, देखो ये प्लस का हो गया। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पर रखोगे स्टूडेंट ये प्लस का हो जाएगा। देखो स्टूडेंट ए नोट है माइनस है, यहाँ पर मैं लिखता तो ए नोट माइनस एक्स रहता है इसके बाहर, और यहाँ 80 है, ए नोट माइनस एक्स है, ए नोट है माइनस ये एक्स है, ये प्लस का एक्स होता तो ये ऐसे आता, तो ए नोट माइनस का ए नोट और माइनस का एक्स, इस प्रकार से कर जाता। ये उतारी स्टूडेंट, ये आपके समीकरण आ गई है, एक्स बराबर टी ए नोट माइनस का एक्स, ए नोट माइनस का एक्स है, पूरा का पूरा है ये ए नोट माइनस का एक्स, एक साथ है ना स्टूडेंट, ये ए नोट माइनस का एक्स। तो बताओ स्टूडेंट, इसका मतलब ये माइनस इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस हो जाएगा, तो एक्स बराबर टी आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में, ये माइनस का इसके साथ है, इसके साथ, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं के बराबर एक्स बाई टी लिख सकता हूँ, या एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, के, यहाँ तक उतारी स्टूडेंट, एक्स बराबर के इंटू टी, या एक्स बराबर लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक है ये एक्स और ये इसके साथ के इंटू टी, या एक्स बराबर के इंटू टी, ये उतारी। ये 4 नंबर समीकरण नाम दे दीजिए। मैं इसकी रेट भी बता सकता हूँ। अब स्टूडेंट आपको हाफ लाइफ की बात करनी है, पहले ये उतारिए फिर मैं आपको हाफ लाइफ बताता हूँ। हाफ लाइफ क्या होती है स्टूडेंट? हाफ लाइफ क्या होती है, जिसमें अभिक्रिया की जो टी समय पर सांद्रता होती है वो क्या रह जाती है स्टूडेंट, अंतिम सांद्रता होती है किसी अभिकारक की, वह आधी हो जाती है, प्रोडक्ट की नहीं होती, अभिकारक की आधी हो जाती है। मेन बात तो यही है स्टूडेंट। ये उतारिए यहाँ तक। अब अपन एक लगाएंगे स्टूडेंट फॉर्मूला। अब ये मान आया है अपने ये है और ये है। अब यहाँ पर हाफ लाइफ की बात करेंगे, टी हाफ लाइफ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल क्या होता है? टी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? अब यहाँ पर क्या हो जाती है स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो आधी होती है, यानी कोई रिएक्शन है ए से पी, वही लगाएंगे अपन। ये टी बराबर 0 समय पर कितनी थी, टी बराबर टी समय पर कितनी थी, यहाँ पर अपनों ने पढ़ा सर ए नोट माइनस एक्स थी। ठीक है, यहाँ पर सर अपनों ने पढ़ा यहाँ पर जी ये कितनी थी, ए नोट थी, यहाँ पर इसने प्रोडक्ट 0 बनाया था, इसने एक्स बनाया था। अब मैं कह सकता हूँ टी बराबर समय पर ये सांद्रता है, ए नोट माइनस एक्स है, ये टी हाफ लाइफ बराबर कितनी हो जाएगी, ये टी बराबर इतनी है, तो टी हाफ लाइफ बराबर मैं इसको कह सकता हूँ स्टूडेंट, ये सर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आधी हो जाएगी, ये लिख सकते हैं ना, ये इतनी है, ये इतनी है टी समय पर, तो टी आधे टाइम पर ये आधी हो जाएगी, आधे टाइम पर ये आधी हो जाएगी। इसकी जगह ये लिखा है ए नोट माइनस एक्स बाई टू नहीं लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है, यानी प्रारंभिक सांद्रता जिसमें क्या हो जाती है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, उसे अपन शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं दोस्त। अब यहाँ के माध्यम से मैं आपको कुछ ये समीकरण काम में आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी बात करूं तो क्या हुआ, टी हाफ लाइफ एन नॉट बाई टू, यहाँ पर मैंने एक एक्स बाई टी के इक्वल टू एक्स बाई टी रिलेशन काटा था, इस रिलेशन में अपन इसका मान रखेंगे
तो टी है, यहाँ पर टी हाफ लाइफ हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, टी हाफ लाइफ इधर जाएगा तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, टी हाफ लाइफ इसके साथ है, इसको अपने को निकालना है, ये इधर जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा एक्स, एक्स बराबर क्या है ए नोट बाई टू इंटू इसके साथ में क्या आ जाएगा के, इधर के स्थान पर के आ जाएगा इंटू के ए नोट बाई टू इंटू के, इस प्रकार से। अब इसके बीच में ग्राफ हो सकता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी प्रकार का ग्राफ है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्लोप ए नोट बाई के, स्लोप क्या है, ये टू तो कोई व्यंजक है, ये स्लोप है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये टी हाफ लाइफ, y पे टी हाफ लाइफ है और c है। अब इनके मध्य ग्राफ देखिए स्टूडेंट, y बराबर एम एक्स प्रकार का ग्राफ है, y है m बराबर 1/2 के मान आता है, m बराबर 1/2 के मान अपन लिख सकते हैं, m बराबर 1/2 के, टी हाफ लाइफ वाई एक्सिस पे रहेगा और एम एक्स एम है और एक्स है ए नोट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एम क्या है स्टूडेंट, एम है यहाँ पर 1/2 की, ए नोट अपॉन 2 के है, ये आया है, ठीक है। तो y बराबर टी हाफ लाइफ है, इसकी तुलना करें एम एक्स सी यहाँ पर नहीं है और m है, और x एक्सिस पे कौन सा मान आएगा, ए नोट आएगा, m बराबर 1/2 के आएगा, इस प्रकार से y के बराबर ये है, m के बराबर 2 के है, 1/2 के है और x बराबर आपके ए नोट है। इसका ग्राफ लिखें, जब भी कोई चीज बट्टे में होती है तो उसकी क्या होती है, ये इस प्रकार से बट्टे में है तो इसका मतलब स्लोप आएगा किसी भी चीज का, वो स्लोप आता है नेगेटिव के रूप में, नीचे की ओर होगा, इसका मतलब ये इसके विथ, यहाँ पर जो स्लोप आता है स्टूडेंट वो सीधा आता है, क्या आता है स्टूडेंट, स्लोप सीधा आता है, यानी टी हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस प्रकार से इसका ग्राफ आता है स्टूडेंट, कैसा आता है, ग्राफ आता है, यानी 1/2 के इधर आ जाता है m, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इधर रहती है कंसंट्रेशन और इधर रहता है आपके टी हाफ लाइफ। ये स्टूडेंट कई बार पूछा जाता है, जो आपके ग्राफ बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और जो सांद्रता के बीच में सीधा ग्राफ बनता है, ये रिलेशन होता है, रिलेशन भी पूछ लिया जाता है एक नंबर के माध्यम से 1/2 के, और इसमें ये समानुपाती होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है जिसको अपन टाइम जीरो, टाइम कंप्लीशन रिएक्शन, एक्स बराबर ए नोट, टाइम कंप्लीशन रिएक्शन, यानी टाइम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। एक मेजर बात और बची, टाइम ऑफ, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, कोटि अभिक्रिया की सांद्रता पूर्ण हो, ये पूरा समय हो, पूर्ण समय हो, यानी पूरा समय हो, या अपन कह सकते हैं टाइम कंप्लीटेशन रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टाइम कंप्लीशन होगा तब कौन सी आएगी, ए से कोई रिएक्शन पी जा रही है, वही बात स्टूडेंट टी बराबर जीरो बराबर, टी बराबर टी वाली, यहाँ पर मैंने जो लिखा ए नोट आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा और यहाँ पर रिएक्शन ही कंप्लीट हो गई स्टूडेंट, कोई मोल बचा नहीं है। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई स्टूडेंट, अब क्या काम आएगा, प्रोडक्ट काम आएगा, कंप्लीट हुई है तो रिएक्टेंट का अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट काम आएगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया, इसकी हो गई, अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो इसकी बात करेंगे, एक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट ए नोट माइनस में से एक्स प्रोडक्ट घटा तो ए नोट आ गया, एक्स बराबर ए नोट मान सकते हैं, जो सांद्रता है वो प्रोडक्ट के रूप में ए नोट आ गई, जो एक्स प्रोडक्ट है वो ए नोट आ गया, वही के बराबर एक्स बाई टी लिखो, वही सॉल्यूशन लिखो, अब की बार टी कंप्लीशन लिखो, एक्स बराबर के लिखो, टी कंप्लीशन लिखो,
एक्स ए नोट बाई के लिखो, यानी टी कंप्लीटेशन रिएक्शन के लिए ए नोट बाई के का रिलेशन आता है, ए नोट बाई के का रिलेशन आता है। अब अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड टी कंप्लीशन रिएक्शन। यानी संबंध क्या होगा, टी हाफ लाइफ व टी कंप्लीट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर रिलेशन, यानी जो रिलेशन है वो टी हाफ लाइफ और कंप्लीटेशन रिएक्शन के लिए क्या होगा। पहले मैं टी हाफ लाइफ की बात करूं तो टी हाफ लाइफ अपने पास आया था, टी हाफ लाइफ क्या आया था, ए नोट बाई टू के आया था। इसी प्रकार से टी कंप्लीटेशन के लिए क्या आया था, ए नोट बाई के आया था। अरे ये आधी है, पूरी होगी तो के ही बचेगी, ये तो दो तो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट, तो टी कंप्लीटेशन, इस प्रकार मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट, इससे अपन को देखिए क्या पता चल रहा है, ये आधी है, यानी आधी है। टी कंप्लीटेशन क्या कर सकता हूँ, कंप्लीटेशन रिएक्शन है, ए नोट बाई के है, इसकी ये है। तो यहाँ पर क्या टी हाफ लाइफ, यहाँ से पता चल रहा है इंटू दो, ये टी हाफ लाइफ आधी है। अगर मैं इसकी दुगनी कर दूं तो ये कंप्लीटेशन के बराबर आ जाएगा, यानी अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय। यानी मैं कह सकता हूँ ये पहले आधा था, इसमें आधा और जोड़ दे तो ये पूरा हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का को अगर विक्रिया के अर्ध आयु काल को अर्ध आयु काल को दुगुना कर दिया जाए तो वह दुगुना कर दिया जाए तो वह कर दिया जाए तो वह अभिक्रिया के पूर्ण समय के बराबर हो जाता है, पूर्ण समय के बराबर हो जाता है। ये है स्टूडेंट मेन बात। मैंने आपको ग्राफ कौन सा बनवा दिया, अब यहाँ पर ए नोट वाली और ये ऐसे ग्राफ आएंगे स्टूडेंट, इन ग्राफों को देखेंगे अपन। अपन क्या क्या देखेंगे स्टूडेंट, रेट और ए नोट के मध्य, रेट और सांद्रता के मध्य मैंने पहले ही ग्राफ बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। सांद्रता और रेट का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, सीधा आ जाएगा। दूसरी बात, रेट और कौन सी भी रेट हो, ये भी सांद्रता है स्टूडेंट। रेट हो या तो रेट आपके 80 के टी टाइम पश्चात दे या टी टाइम प्रूव दे, सेम यही रिश्ता आएगा। एक ग्राफ बनता है स्टूडेंट ऐसा, दोनों एक ग्राफ बनता है, इसमें चार ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ बनता है इस पर, ए टी इजकल टू ए नोट माइनस के टी, ये अपन को बताना है। इसमें क्या रिश्ता आएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर, ये y के बराबर है एम एक्स प्लस सी, स्लोप है ये k है, माइनस का m है, और c ए नोट ये सांद्रता होगी, यानी ये x होगी, और c क्या होगा, टाइम होगा। t क्या होगा, टाइम होगा। t क्या होगा, ये t x एक्सिस पे आएगा, एम एक्स, अरे देखो m और x है, ये तो साथ साथ चलेंगे। चलो y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी ये इक्वेशन है, मतलब m के साथ x हमेशा रहेगा, अलग नहीं रहेगा। m के साथ है x है, ये x है, और ये x है, m के साथ x है, ये x है, और यहाँ पर c कौन सा है, c रेट हो जाएगी। यहाँ पर c क्या हो जाएगी, ये रेट हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको बताने वाला हूँ कैसे आपको करना है। c स्लोप हो जाएगा, स्लोप होता है, m होता है ढाल, अंतःखंड, अंतःखंड यहाँ पर देख ए नोट है और सी है, किस प्रकार से आपको रेट में देखने को मिलेगा। अंतःखंड हमेशा ऊपर आता है, अगर नीचे से, अगर विक्रिया ऊपर से स्टार्ट होगी, यानी विक्रिया शून्य से स्टार्ट नहीं होगी, रेट गिरेगी वो शून्य से नहीं गिरेगी, मतलब अंतःखंड का यही होता है। ये है
अंतखंड सबसे पहले y है, y एक्सिस पे किसको ले, y एक्सिस पे 80 को लो सर, 80 की रेट है। x एक्सिस पे सर t को लो, आप t के साथ ग्राफ बनाओ। c है, c को पड़े रहने दो, पहले x एक्सिस पे ले लिया t को, m को लो सर, m ये डिसाइड करता है किस तरफ आएगा, तो m है माइनस के, तो सर इसको ऐसे रहो, अगर माइनस का तो नीचे आएगा, यहाँ पर या तो 100 से स्टार्ट नहीं होगा 0 से, ये है, ये आपके ए नोट है, ये अंतखंड है, और ये है आपके स्लोप, ये है ढाल m, और ये है आपके माइनस का की। ये स्टूडेंट पूरा का पूरा माजरा, जितना भी माजरा था वो मैंने समझाया। कल एक क्वेश्चन, फिर इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक पर्सन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक पर्सन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एक पर्सन के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेके उससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, बाय।